नमस्कार दोस्तों, आने वाले महीने 2 महीने में बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्तापलट हो सकता है। मोहम्मद यूनुस जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार चल रही है उसके हेड बने हुए हैं, यानी दूसरे शब्दों में ये चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश है। जो आपको पीछे तस्वीर दिखाई दे रही है, ये कभी भी बांग्लादेश को छोड़कर भाग सकते हैं। एक तरीके से इनके सर के ऊपर तलवार लटकी हुई है, ये कभी भी बांग्लादेश को छोड़कर बांग्लादेश से फरार हो सकते हैं। कह देंगे कि मेरी तबियत खराब है, मैं थोड़ा बीमार हूं, मैं बांग्लादेश को नहीं चला सकता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश के एक्सपर्ट जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि कभी भी बांग्लादेश को छोड़कर जनवरी में महीने में भाग सकते हैं। एक बार फिर से बांग्लादेश में तख्तापलट या कूप हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें तो अब धीरे धीरे बांग्लादेश के जो सुर है ना वो ढीले होने लगे हैं, कमजोर होने लगे हैं। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो शामत आई है उस बुजुर्ग इंसान की क्यों शामत आई है, इसके सर पे क्यों तलवार लटकी हुई है। आने वाले महीने 2 महीने में बांग्लादेश में एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज या एक राजनीतिक चेंज आपको देखने को मिल सकता है। एक पहले मैं आपको बात क्लियर कर देता हूं, एक न्यूज बड़ी वायरल हो रही थी थोड़े दिन पहले कि बांग्लादेश के अंदर सरकारी नौकरियों में हिंदू लोगों को बैन कर दिया गया है। जो हिंदूज हैं उन लोगों को बांग्लादेश में सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, इनको बैन कर दिया गया है। और काफी फेमस भारत के न्यूज चैनल ने ये न्यूज भी दिखाई, जिनमें एबीपी लाइव है, इंडिया.com है और रिपब्लिक भारत है। ये जाने माने न्यूज चैनल ने ये न्यूज सर्कुलेट की, टीवी पर भी दिखाई, सोशल मीडिया पे भी बड़ा वायरल हो रहा था कि क्या बांग्लादेश में वाकई हिंदू लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, स्पेशली आर्मी और पुलिस के अंदर। तो अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने थोड़ा क्लैरिफाई किया है। अच्छा, ये लोग क्यों दिखा रहे थे? देखो, बांग्लादेश में जो वर्तमान में गवर्नमेंट चल रही है ना, उसके होम अफेयर के एडवाइजर आलमगीर चौधरी ने, जहांगीर आलम चौधरी ने थोड़े दिन पहले यह बोला था कि क्योंकि बांग्लादेश अब एक मुस्लिम राष्ट्र है तो यहां पर मुस्लिम लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, मुस्लिम लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी हिंदू के बजाय। इस बात का हवाला देकर भारत के काफी मीडिया चैनल और सोशल मीडिया पर यह न्यूज वायरल हो रही थी। तो अब बांग्लादेश ने कहा है कि भाई बांग्लादेश की सरकार ने कोई गैजेट जारी नहीं किया है, कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया है और कोई किसी प्रकार का ऐसा लॉ नहीं बनाया है जो ये बोलता हो कि हिंदू लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ये न्यूज बिल्कुल फेक है। हाँ, वो अलग बात है कि ये लोग डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं नौकरियों के अंदर, लेकिन सरकार तो मना करे कि हमने तो ऐसा कोई भी बैन वगैरह नहीं किया है। तो एक फेक न्यूज थी जो काफी वायरल हो रही थी। इस बात को आप अब हम हटा लेते हैं यहां से। दूसरा, ये बांग्लादेश के कौन है? ये बांग्लादेश के आर्मी चीफ है जिनका नाम क्या है? वकार उज़्ज़मान। वकार उज़्ज़मान अभी 1 तारीख को भाषण देते हैं और इन्होंने कहा कि देखो, इंडिया हमारा एक इंपोर्टेंट नेबर है, भारत हमारा बहुत ही सच्चा मित्र है, इंपोर्टेंट नेबर है, बहुत ही बढ़िया पड़ोसी है। हम भारत के ऊपर बहुत सारी चीजों को लेकर डिपेंडेंट है। भारत से हमारे देश में मेडिसिन आती है, खाने पीने की चीजें आती है, गेहूं चावल आते हैं, क्रूड ऑयल कच्चा तेल वगैरह आता है। तो भारत के ऊपर बांग्लादेश बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ये जो एंटी इंडिया को लेकर भाषण दिए जाते हैं, भारत को तोड़ने की बात होती है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश को आगे बढ़ने के लिए पीस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए और नेशनल कंसेंसस चाहिए। बांग्लादेश की जनता, बांग्लादेश की आर्मी और बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिले और बांग्लादेश में शांति और स्थिरता बनाए रखे और बांग्लादेश का सही तरीके से विकास और डेवलपमेंट हो। ये वकार उज़्ज़मान बोल रहे हैं। अच्छा, उस समय वकार उज़्ज़मान कहां चले गए थे जब पिछले 4-5 महीनों से लगातार भारत को तोड़ने की बातें राजनीतिक पार्टियां बांग्लादेश की कर रही थी, बांग्लादेश की जनता कर रही थी, जेनोसाइड हो रहा था बड़े पैमाने पर माइनॉरिटीज का। इसके अलावा अभी आपने ये भी देखा था कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार को अब हम बांग्लादेश कैप्चर कर लेगा, कब्जा कर लेगा। तब इनकी बोली नहीं उपड़ी, जब इनकी आवाज नहीं निकली। लेकिन अभी जब प्रेशर फील हो रहा है कि अब सब तरह से घुट गए हैं, है ना, जो आसपास के देश है वो सारे के सारे लोग ट्रेड वगैरह, व्यापार वगैरह कम कर रहे हैं, तो ले दे के एक ही हमारा सच्चा मित्र है भारत। तो भारत की बड़े पैमाने पर बढ़ाई की जा रही है और ये बोला जा रहा है कि भारत से हमें अच्छे रिश्ते बढ़ा के रखना है, हमें हमारे देश में नेशनल कंसेंसस चाहिए, सभी को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा वकार उज़्ज़मान ने बोला है। काफी दिनों बाद इनका भाषण आया है और इन्होंने कहा कि ये जो यूनिटी रैली देखी गई थी 31 दिसंबर को, अच्छा 31 दिसंबर को बहुत ही भयानक चीज हुई है बांग्लादेश में, वो मैं आपको अभी बताऊंगा क्या हुआ है। तो बांग्लादेश के सुर थोड़े ढीले होने लगे, कमजोर होने लगे हैं और यही बात है, मेन मुद्दा यही है कि जो मोहम्मद यूनुस है, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट के हेड है, जिनको बांग्लादेश के अंदर क्या कहा जाता है? बांग्लादेश के अंदर उनको कहते हैं चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश। वो कभी भी बांग्लादेश को छोड़ के भाग सकते हैं,
फरार हो सकते हैं, रफू चक्कर हो सकते हैं, अपनी हेल्थ का इश्यू का हवाला देते हो कि मेरी तबीयत खराब है, मैं बुजुर्ग हूं, 80 साल से ज्यादा मेरी उम्र हो चुकी है, उनके सर के ऊपर एक्चुअल में तलवार लटकी हुई है, वो परिणाम भुगतेंगे। अब उन्होंने जो सपोर्ट किया है लोगों को, भाई बांग्लादेश के अंदर भीड़ तंत्र तो है, भीड़ तंत्र के माध्यम से भीड़ ने इनको क्या बनाया है, सरकार को चलाने की इजाजत दी है। ये कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट के हेड थोड़ी है, इनको तो भीड़ ने चलाया है, बनाया है, और इनके सर के ऊपर तलवार रखकर जैसा जैसा वो करवाना चाहती है वैसा वैसा वो करवा रही है। वाई यूनुस माइट फ्ली बांग्लादेश बाय जनवरी के महीने के अंदर अंदर तक, जनवरी के लास्ट तक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश से फरार हो जाएंगे। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ये मासूम जैसा इसका कितना धार्मिक चेहरा है, बांग्लादेश की जनता इसको जैसे आटे को गोंदा जाता रोंदा जाता है ना, वैसे अपने हिसाब से यूज कर रही है मोहम्मद यूनुस को। जो भी वो करवाना चाहती है ये भाई साहब कर दे रहे हैं। अच्छा, 31 दिसंबर 2024 को ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है ना, ये बड़ी फेमस जगह है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसको कहते हैं शहीद मीनार। शहीद मीनार उन लोगों की याद में बनाई गई है जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए बांग्लादेश की जनता ने अपनी शहादत दी थी। तो शहीद मीनार पे भीड़ एक बार इकट्ठा होती है 31 दिसंबर 2024 को। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बांग्लादेश की भीड़ ने पहले ही मोहम्मद यूनुस को बोल रखा था कि महोदय आपको संविधान को चेंज करना है और आपके पास 31 दिसंबर 2024 तक का टाइम है। मैं क्या बोल रहा हूं, जनता ने मोहम्मद यूनुस को यह कहा था कि आपको संविधान को बदलना है, संविधान को चेंज करना है, उसमें से सेक्युलर शब्द हटाना है, उसमें से सोशलिस्ट शब्द हटाना है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटाना है, और आपके पास 31 दिसंबर 2024 तक का टाइम है। तो ये जो जनता ने मोहम्मद यूनुस को डेडलाइन दी थी ना, ये समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और इसी तारीख को एक बार बांग्लादेश की जनता फिर से शहीद मीनार पर इकट्ठा होती है और यहां पर आकर वो क्या करती है उस बात को समझने का प्रयास करते हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश में क्रांति की थी, रेवोल्यूशन किया था, बांग्लादेश में आंदोलन किया था, शेख हसीना को तख्ता पलट करके बाहर निकाल दिया, और अब मोहम्मद यूनुस को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली तौर पर बना रखा है। तो यूनुस के लॉयल स्टूडेंट ने ही रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं और बांग्लादेश को एक क्रांतिकारी शासन के रूप में स्थापित करवाना चाहते हैं। दूसरी भाषा में, जो बांग्लादेश में सेक्युलर बांग्लादेश है, सेक्युलर बांग्लादेश को ये लोग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बनाना चाहते हैं या खलीफेट ऑफ बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो डेडलाइन जो दी गई थी ना मोहम्मद यूनुस को 31 दिसंबर 2024 तक संविधान बदल देना, मोहम्मद यूनुस ऐसा नहीं कर पाए हैं। तो अगली जो डेडलाइन मिली है ना वो 15 जनवरी 2025 मिली है। 15 दिन का टाइम है मोहम्मद यूनुस के पास कि वो बांग्लादेश के संविधान को बदल दे, ओवरटर्न कर दे। ऐसा जनता ने यहां पर अभी 31 दिसंबर को वापस से इकट्ठा होकर शहीद मीनार पर ऐसा बोला है। अच्छा, तो इसी को कहा जा रहा है कि भाई एक बार फिर से बांग्लादेश में तख्ता पलट हो सकता है। मोहम्मद यूनुस को करना इतना आसान नहीं होगा, संविधान को पलटना इतना आसान नहीं होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो एक बार फिर से तख्ता पलट हो सकता है। ठीक है, ये जो शहीद मीनार है ना, ये ढाका में है और लगभग 3 बजे के आसपास यहां पर भीड़ इकट्ठा होती है। और 31 दिसंबर की मैं आपको ये बात बता रहा हूं। अब भीड़ ने 15 जनवरी 2025 की तारीख डिसाइड की कि इस तारीख तक ऐसा कर देना। अच्छा, जो बांग्लादेश की भीड़ है या बांग्लादेश के जो स्टूडेंट है उनका ऐसा कहना है कि पहले तो 1947 से पहले तो हम अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, 1971 में फिर हमें अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे पाकिस्तान के अत्याचारों से, और 1972 में बांग्लादेश का संविधान बनके तैयार होता है। बांग्लादेश का संविधान किसकी देखरेख में बना? शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश भी कहे जाते हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं। तो जनता का यह कहना है कि जो 1972 में संविधान बनाया गया था ना, यह शेख मुजीबुर रहमान ने अपने हिसाब से बनाया है, सेक्युलर बना दिया देश को, इक्वली सभी धर्मों को समान व्यवहार कर दिया, यहां पर समाजवादी व्यवस्था कर दी। तो ये बांग्लादेश की आज की महत्वाकांक्षाओं का खरा नहीं उतर रहा है। आज का जो बांग्लादेश हो मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहता है, पूर्ण रूप से मुस्लिम कंट्री बनना चाहता है। यहां पर सेक्युलर शब्द की कोई जगह नहीं है, समाजवादी शब्द की कोई जगह नहीं है। कई बार बांग्लादेश में तख्ता पलट भी हो चुका है, आर्मी का शासन भी आ चुका है। तो ये जो 1972 में संविधान बनाया गया था ना, ये वर्तमान में बांग्लादेश की महत्वाकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है। ये वहां की जनता स्टूडेंट कहने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो 31 दिसंबर 2024 को शहीद मीनार के ऊपर भीड़ ने जो ऐलान किया है ना कि संविधान को बदला जाएगा, संविधान को बदल देना, 15 जनवरी तक का टाइम है मोहम्मद यूनुस साहब के पास। तो फिर जो वर्तमान में जो इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है ना, उन लोगों ने कहा कि भाई इस भीड़ के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो भीड़ अभी 31 दिसंबर 2024 को यहां
पर इकट्ठा हुई थी, इसके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो मैंने आपको बताया था, यही मोहम्मद यूनुस इन भीड़ के लोगों को अमेरिका में ले जाकर वहां स्टेज पे खड़ा होकर बता रहे थे कि इन्हीं लोगों ने बांग्लादेश में क्रांति की है, इन्हीं लोगों ने बांग्लादेश में रेवोल्यूशन किया है, बांग्लादेश जो आज नया बांग्लादेश बन के आया, इन स्टूडेंट की वजह से ऐसा हुआ है, इन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है। और आज वही स्टूडेंट मोहम्मद यूनुस को ठिकाने की लगाने के कगार पर चले हुए हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोक्लेमेशन ऑफ जुलाई रेवोल्यूशन ये क्या चीज है ना? जुलाई क्रांति का घोषणा पत्र, ये बड़ा वायरल हो रहा है आज के टाइम पे, इसको भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ जुलाई रेवोल्यूशन सेट फॉर दिसंबर 1। अभी मैं आपको बता रहा था 31 दिसंबर 2024 को शहीद मीनार के ऊपर जनता इकट्ठा होती है, यानी रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट, क्रांतिकारी स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं। और इन्होंने कहा कि पहले जो सरकार चल रही थी यानी शेख हसीना के टाइम पे, वहां पर बड़ा भेदभाव होता था, बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था बांग्लादेश की जनता के साथ। शेख हसीना जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे उनके बच्चों को 30% रिजर्वेशन दे रखी थी। फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को ही, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को, उनके परिवार के रिश्तेदार के लोगों को ही वहां पर सरकारी नौकरी दी जाती थी। तो ये जो हम इकट्ठा हो रहे हैं 31 दिसंबर 2024 को, ये डिस्क्रिमिनेशन या ये जो भेदभाव किया जाता था पहला, इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और 31 दिसंबर को इन्होंने ये कहा कि ये जो जुलाई के महीने में जो किया गया था ना आंदोलन, इसको क्रांति डिक्लेयर कर दिया जाए। मोहम्मद यूनुस से बोल रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस साहब, जुलाई के अंदर ये जो स्टूडेंट ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था, बड़ा आंदोलन किया था, तख्ता पलट करवाया था, शेख हसीना को बाहर कर दिया था, ये एक क्रांति के रूप में इसको स्टेटस मिल जाना चाहिए। अपराइजिंग एज ए रेवोल्यूशन, प्रोक्लेमेशन ऑफ दिसंबर 31, यानी 31 दिसंबर को जनता ने मोहम्मद यूनुस से डिमांड की है कि भाई जुलाई के अंदर ये जो बड़ा आंदोलन हुआ था वो एक तरीके से क्या है, क्रांति, इसको क्रांति का स्टेटस दे दिया जाए, रेवोल्यूशन का स्टेटस दिया जाए। और यहां पर और भी बहुत सारी चीजें बोली गई है। अब क्या क्या हो सकता है बांग्लादेश के अंदर, तो एक तो पहली बात क्या है कि बांग्लादेश के अंदर संविधान को बदला जाए। ये स्टूडेंट, रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट बड़े डिमांड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस से। उसमें से बहुत सारी चीजों को हटाया जाएगा, सेकुलर शब्द को, सोशलिस्ट शब्द को, फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, सारी चीजों को बदलने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा, बांग्लादेश का नाम बदला जाएगा, बांग्लादेश का नाम चेंज होना चाहिए, ऐसी जनता डिमांड कर रही है। बांग्लादेश लाइकली टू चेंज इट्स नेम, और डिस्कशन चल रहा है कि बांग्लादेश का नाम क्या हो सकता है। बांग्लादेश का नाम हो सकता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, एक और नाम हो सकता है इस्लामिक खलीफेट ऑफ बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का नाम रखा जा सकता है। ये तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि भाई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान नाम रख दिया जाए। तो इनमें से कोई भी नाम बांग्लादेश का आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। बहुत सारी डिमांड है, तो दो मेजर डिमांड, आप तो इतना ध्यान रखना। एक तो संविधान को बदलने की बात करी है कि 15 जनवरी तक संविधान को बदल दिया जाए और 15 जनवरी तक बांग्लादेश का नाम भी बदल दिया जाए। अब यही सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। ये जो मासूम जैसा धार्मिक आपको चेहरा दिखाई दे रहा है, इसको कभी इन्हीं लोगों ने बनाया था और केयर टेकर जो गवर्नमेंट चल रही है उसका हेड बनाया था। अब इसी के सर पे तलवार रखी है कि तुम्हें संविधान भी बदलना है और बांग्लादेश का नाम भी बदलना है। यही प्रेशर है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये इंसान बदल सकता नहीं है, क्योंकि इलेक्टेड आदमी नहीं है, जनता ने इसको नहीं बनाया, चुनाव के माध्यम से नहीं बनाया, इसको तो बस नॉर्मली बिठा रखा है काम चलाने के लिए। तो इसके ऊपर बड़ा प्रेशर है कि या तो संविधान को बदले, बांग्लादेश का नाम बदले, या बांग्लादेश को छोड़कर भाग जाए। एक और यहां पर मैं आपको रीजन देता हूं। दूसरा रीजन क्या है, 20 जनवरी 2025 को वो तारीख है जब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। जो बाइडेन का कार्यकाल पूरा होने वाला है 20 जनवरी 2025 को, ये जो डोनाल्ड ट्रंप भाव है ये बनने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। और ये देख रहे हैं, इनकी नजरों में सारी की सारी चीजें हैं, काफी रिलायबल रिसोर्सेज है, काफी मोटी जानकारी है कि बांग्लादेश में एक्चुअल में चल क्या रहा है। पहले वाली गवर्नमेंट जो बाइडेन की सरकार बांग्लादेश में क्या कर रही थी, डोनाल्ड ट्रंप की जो नई सरकार चेंज होने वाली है ना, ये सारी की सारी चीजें बांग्लादेश में ऑब्जर्व करिए कि बांग्लादेश कैसा बनता जा रहा है। वो बांग्लादेश जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी, लोकतांत्रिक सरकार हुआ करती थी, अच्छे तरीके से चल रहा था, जिसके अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन हुआ करते थे और वहां पर शेख हसीना देश को चला रही थी बढ़िया तरीके से। अब बांग्लादेश में क्या देखने को मिल रहा है, ये रिलायबल सोर्स पता है अमेरिका को भी, डोनाल्ड ट्रंप को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी चीजें। क्या क्या है कि बांग्लादेश की जो जनता है ना, वो अब अपना हीरो अलकायदा के लोगों को और आईएसआई के लोगों को मान रही है। बजाय बांग्लादेश के फ्लैग के, बांग्लादेश के झंडे के,
बांग्लादेश में आए दिन मकानों के ऊपर, घरों के ऊपर या रैलियों के अंदर आईएसआई के और अलकायदा के झंडे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, हिंदुओं के ऊपर जो माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार होता है, इस्कॉन के जो आपको पता है चीफ है ना, इस्कॉन मंदिर के जो हरे कृष्णा के जो चीफ है उनको पकड़ लिया गया है, काफी साधु संतों को पकड़ दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है। धार्मिक जो रूप से माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इसके अलावा जर्नलिस्ट को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे जर्नलिस्ट अभी भी जेल में बंद हैं जो थोड़े बढ़िया बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार जो गलत काम कर रही है उसको उसके खिलाफ बोलने का काम करते हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट को जेल में डाल रखा है। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर धीरे धीरे इस्लामिक जिहादिस्ट फोर्स बनती जा रही है। ह्यूमन राइट्स के मामले बहुत सारे सामने आए हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी नहीं है। जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज में, उनके घरों को, परिवारों को जला दिया गया है, जमीन को छीन लिया गया है, मकानों को हड़प लिया गया है, रेप कर दिया गया है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बहुत बड़ी तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है। ये भी अमेरिका ऑब्जर्व कर रहा है। और अमेरिका के द्वारा जो एनजीओ बनाए गए हैं ना, वो ओपनली अब मोहम्मद यूनुस के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनको भी सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हो सकता है वो एनजीओ को भी कैंसिल करे। जिहादिस्ट और इस्लामिक फोर्सेस धीरे धीरे इंडिया को इन्वेड कर सकती है। अभी आपने सुना था थोड़ी दिन पहले कि अब समय आ गया कि बांग्लादेश के अंदर एक केवल मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए, यहां पर अन्य लोगों को, अन्य समुदाय के लोगों को, अन्य धर्म को रहने की कोई इजाजत नहीं है। और अभी अभी तो पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों के ऊपर अधिकार करने की बात कर रहा था कौन? बांग्लादेश। वो भी अमेरिका ने ऑब्जर्व किया है। तो बहुत सारी छोटी मोटी और भी चीजें हैं। बहुत सारे अलकायदा के मेंबर्स हैं जो बांग्लादेश से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं और भारत में वो पकड़े भी गए हैं। बांग्लादेश में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, अपने स्लीपर सेल को भारत में चला रखा है और भारत में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप भाव देख रहे हैं और वो 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो ये जो मोहम्मद यूनुस है, इसके ऊपर यही चीज आ रही है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं मर जाऊं? एक तरफ तो जनता है और एक तरफ अमेरिका है। किसको मैं क्या जवाब दूंगा? तो इनके पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल सा ऑप्शन है कि भाई ये बांग्लादेश को छोड़कर भाग जाएंगे। ये मैंने कह रहा, ये जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट और बड़े बड़े जर्नलिस्ट कर रहे हैं। दूसरा, शेख हसीना की पार्टी का नाम था आवामी लीग। अब आवामी लीग पार्टी तो है नहीं। आवामी लीग पार्टी अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, जो प्रिंसिपल पार्टी है, जो मेजर पार्टी है बांग्लादेश में, वो अपोजिशन पार्टी कभी हुआ करती थी, वर्तमान में उसका वर्चस्व है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। आवामी लीग शेख हसीना की पार्टी थी। इसके तो एमपी या सांसद घर से बाहर भी नहीं निकलते, काफी लोगों को तो जेल भी बंद कर रखा है। अब बांग्लादेश में जो मेन पार्टी वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट चल रही है ना, इनके बीच में काफी मतभेद होने लगा है। ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, ये स्टूडेंट की डिमांड के साथ है कि बांग्लादेश का नाम बदल दिया जाए, मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए, संविधान को बदल दिया जाए। वहीं मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट चल रही है वो इसके थोड़ा खिलाफ चल रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि ये भाई साहब धार्मिक चेहरों को लेकर कभी भी बांग्लादेश को छोड़कर यहां से भाग सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।